ओके। तो क्या हालचाल क्लास 10 वाले, तैयार हो गए आपके इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए? डर तो होगा बट कोई नहीं, जल्दी से हम लोग क्विक रिव्यू करते हैं कि हमें आज मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से हमें जो है एग्ज़ाम को लिखनी है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में है या फिर अगर ये आपके ज्ञान में है, संज्ञान में है, तो फिर आप इंग्लिश उतनी भी हार्ड नहीं है कि जिसके लिए आप डरो, है ना। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी है कि ध्यान देंगे कि किस प्रकार से आप जो है इंग्लिश में 100 तो नहीं सही पर एक अच्छे मार्क को आप गेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूरी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना। हालांकि ये वीडियो लेट है बट ये एक अच्छा समय है ना, कि आपके लिए जो है तैयार होने के लिए जल्दी से। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम काफ़ी बहुमूल्य है ऐसे समय पे। तो इसके लिए हम लोग जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं कि हमें क्या क्या देखना पड़ेगा जब हम एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, या फिर क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला होगा आपके इसमें, और क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या हमें जो है किन चीज़ों को छोड़ना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या आपको आपके इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे किस प्रकार से होंगे, क्या है नहीं है, उसका पैटर्न पता है या नहीं, है ना। इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अगर आपको पैटर्न पता है इट्स ए गुड इनफ, है ना, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंग्लिश जो है वो 3 सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। जहाँ पर आपको सेक्शन ए रीडिंग स्किल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सिर्फ 20 मार्क्स क्या मिलेंगे, आपको 20 मार्क्स रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादातर जो रीडिंग स्किल आते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव आते हैं और एनालिटिकल आते हैं। मतलब किसी के बारे में डिस्क्राइब किया होगा, एक एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेगा आपको एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, है ना। चार्ट दिया हुआ रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, बार ग्राफ होगा, उसको उन लोग जो है लिखे हुए होंगे, उसको आपको पढ़ करके समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर उसी की हम लोग सेक्शन बी में बात करें तो सेक्शन बी हमारा क्या है, ग्रामर पार्ट है ना, ग्रामर और राइटिंग पार्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, ग्रामर में आपका राइटिंग पार्ट है, क्रिएटिव राइटिंग्स, है ना। इसमें क्या है, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग में आपको 20 मार्क मिलेंगे, हाँ, 20 मार्क रीडिंग और 20 मार्क इधर। तो 20 मार्क में से भी ग्रामर लेगा आपका 10 मार्क, ठीक है, और राइटिंग लेगा आपका 10 मार्क। हो गए इस प्रकार से आपके क्या 20 मार्क। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ग्रामर किस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देती है। तो आपके जो ग्रामर सेक्शन है, मतलब सेक्शन बी है, उसमें क्या होता है कि ग्रामर में आपको 12 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, जो कि 10 मार्क के होंगे, 12 एमसीक्यू होंगे, है ना। और ये किसके अराउंड क्वेश्चन पूछेगा आपको, एमसीक्यू स्पीच होगा आपका, नैरेटिव वाला, है ना, डायरेक्ट स्पीच उस तरीके से। और साथ ही एरर एंड करेक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो एरर एंड करेक्शन को सही तरीके से करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर, है ना, मतलब कौन से वर्ब को एग्री करता है, इस प्रकार का सेंटेंसेस आपको देखना पड़ेगा, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही हमारा जो राइटिंग सेक्शन है, हमारे राइटिंग सेक्शन में ये 10 मार्क के होंगे। और फर्स्ट एक क्वेश्चन होगा आपका लेटर का, दूसरा होगा पैराग्राफ राइटिंग का। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको एडिटर को लिखने के लिए आएगा, या सेक्रेटरी हो गया, मैनेजर हो गया, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो सैंपल किए होंगे सैंपल पेपर, तो उसमें आपको देखने को मिले होंगे कि हमारा जो लेटर है वो ज़्यादातर समय एडिटर को ही लिखा गया है ना। और पैराग्राफ में ज़्यादातर मतलब 90% से ज़्यादा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ ही लिखने को वो दिया जाता है ना। आपको कुछ डाटा देंगे और उसी डाटा को एनालिसिस करके आपको क्या होगा, पैराग्राफ आपको लिखना होगा। वहीं अगर हम लोग देखें सेक्शन सी के अगर हम लोग सेक्शन सी को हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमारा लिटरेचर आता है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर आता है, मतलब बुक से, जो कि आपका 40 मार्क का आता है। इन दोनों को मिला के, सेक्शन ए और बी को मिला करके, दोनों को मिला के 40 मार्क, और इधर 40 मार्क, दैट मीन्स टोटल 80 मार्क, है ना। 80 मार्क का हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम लिखने वाले होंगे। तो आपका लिटरेचर पार्ट जो है वो लिटरेचर पार्ट 40 पार्ट कैसे कवर करेगी, इस बात को भी हम लोग क्या करना है, देखना है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्ट मिलेगा आपको, है ना, जो कि 10 मार्क का होगा। 40 से 50 वर्ड्स आपको 18 मार्क में मिलेंगे, और 100 से लेकर के 120 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपको 12 मार्क मिलेंगे। इस मार्क पे बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड करता है, आपको पता है कि नहीं किस में ज़्यादा मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 18 मार्क आपको यहाँ से मिल रहा है ना। ईजी है थोड़ा बहुत, अगर आप ध्यान दे दोगे इन सभी मार्किंग स्कीम में, तो मेरे ख्याल से आप मार्क अच्छे तरीके से उठा सकते हो, है ना। अब इन सारी चीज़ों को तो हम जान लिया, इससे ज़्यादा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि हमारे पास जो है कितने क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा 11 क्वेश्चन, है ना। पेपर में 11 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे में इसे क्या करना होगा, आपको पूरा करना होगा। हाँ, 11 क्वेश्चन 3 घंटे, जरा सोचिए, है ना। बट इट्स ईजी, सर बोल रहे हैं तो ईजी आपने क्या आपको करना होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा, बहुत किसी का हाथ काँप रहा होगा, बहुत कुछ सोच रहे होंगे क्या आएगा क्या नहीं। बट लेट्स, अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख लोगे, आगे और बढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन में से हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2,
ठीक है। 1 और 2 एक्चुअली क्या है आपका ना, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेगा डिस्क्रिप्टिव और दूसरा मिलेगा आपको एनालिटिकल। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला एमसीक्यू टाइप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वर्ड मीनिंग आपको पूछा जाएगा किसी वर्ड का, इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है वो लिखने के लिए, या फिर ये कम आते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपोजिट या सिनोनिम्स लिखने के लिए, है ना, अपोजिट और उनके और इनका और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, पैराग्राफ से ढूंढ करके दीजिए, लिखिए, पैराग्राफ को आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या करना, ध्यान देना है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो वापस से इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए, जितना भी आपने ये किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतना है, और कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा जो कि 2 मार्क का होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, जो कि खुद एक अकेला 2 मार्क कैरी करता होगा, है ना। दैट मीन्स एक एक पैसेज जो है 5 मार्क का होगा, दूसरा भी 5 मार्क, 5 मार्क बोलते हैं 10 का होगा, ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी 10 मार्क, इस तरीके से 20 मार्क आपका हो जाएगा। तो 10 में से भी, इस 10 में से भी 2 मार्क आपको क्वेश्चंस वाला होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसे लिखने के लिए कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो हमारा होगा सेक्शन बी, है ना। और ये सेक्शन भी क्या है हमारा, इसमें आपका ग्रामर आएगा, और ग्रामर में ज़्यादातर मतलब सबके सब जो ग्रामर होंगे ये 10 मार्क का होगा, है ना, आपको हमने पहले ही बताया। तो ये एमसीक्यू वाला होगा। अब इसमें क्या होगा ना, 1 से लेकर के 12 एमसीक्यू होगा, है ना, जिसमें से आपको सिर्फ 10 ही करने होंगे, ये ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेटर राइटिंग मिलेगा। ये ध्यान देना है कि ज़्यादातर समय आपको एडिटर या सेक्रेटरी को ही लिखने के लिए दिया जाता है ना, इस बात को। और बहुत बार आपने क्लास में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान देना। अगर नहीं किया होंगे वापस से जाइए कि एडिटर को सबसे मतलब कैसे लेटर लिखते हैं वो वापस से जा करके कीजिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडिटर को लिखने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब 2 लेटर होंगे, 2 में से कोई एक ही करना होगा। तो एक ऐसा लेटर होगा जिसमें आपको एडिटर को लिखना ही लिखना होगा। तो एक तो ये वाला मस्ट है कि आना ही आना है एडिटर को लिखने के लिए, तो कृपया करके इसे प्रैक्टिस कर ले अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ राइटिंग है हमारा। पैराग्राफ राइटिंग में जो आता है हमारा वो एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। दैट मीन्स हमें कुछ डाटा मिलेंगे और उसी डाटा को एनालिसिस करके हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ लिखना होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये भी अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये एक बार वापस से जाकर के चेक कर लीजिएगा, अपना जो भी सैम्पल पेपर आपको यहीं से मिल रहे हैं आप उस सैम्पल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलेगा ना, स्ट्रक्ट देखने को मिलेगा। अब ये स्ट्रक्ट क्या होगा ना कि आपके कुछ इसमें भी आपके ऑप्शन रहेंगे और करके, ठीक है। ए वाला स्ट्रक्ट या तो बी वाला स्ट्रक्ट आप क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। 7 में भी कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन में से किसी एक को ही आपको करने की ज़रूरत है। ये एकदम ध्यान से करने की है ना, हड़बड़ी में भी उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो 7 और 6 ये दोनों आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रक्ट मिलेंगे, है ना। और स्ट्रक्ट भी अगर आपने कर ले तो इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क आपको मिल ही जाते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 40 से 50 वर्ड्स वाले होते हैं, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन बोलेंगे और उनमें से सिर्फ आपको कितने करने होंगे, 4 करने होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो आपको सटीक और अच्छे तरीके से लिखने आए उसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा होगा वो वापस से 40 से लेकर के 50 वर्ड्स। दैट मीन्स मतलब ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखने होंगे, है ना। एक होगा कौन सा वाला आपका 5 में से 4 करना, और दूसरा है आपको 3 से 2 करना, ये वाला ध्यान में है, ठीक है। अगर आपने इन सब चीज़ को अगर आपने ध्यान माइंड में रखा हुआ होगा तो आपके लिए कोई हरी भरी वहाँ पर करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 वापस से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों में आपको 120 वर्ड्स में लिखने के लिए मिलता है ना। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 में से कोई एक ही करना है, और 11 नंबर में कोई 2 में से कोई एक करना होगा। अब इनमें से क्या होगा ना कि ज़्यादातर एक तो जरूर से जरूर आपको ड्रामा वाला क्वेश्चन देगा, है ना, ड्रामा प्ले। अगर आपको सप्लीमेंट्री वाला किताब याद होगा तो अर्थ क्या बोलते हैं वो एक होगा, क्या बोलते हैं द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो फिर आपका वो क्या बोलते हैं मैन बुक जो है आपका, उसमें से वो प्ले क्या बोलते हैं प्रपोजल वाला। तो ध्यान देना कि अगर इन दोनों को आपने नहीं रिवाइज किया तो इन दोनों को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एक ड्रामा या प्ले में से एक क्वेश्चन यहाँ इधर में से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि 2 में से कोई एक ही करना है आपको। तो यहाँ भी आपका रिलैक्सेशन है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इन सारे पैटर्न के बारे में पता है और अगर जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो फिर इसे देख लीजिए और वापस इस चीज़ को जा करके रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे हमें क्या चीज़ हमें ध्यान देना होगा, तो वो है हमारा राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन पे। ये हमेशा हमने क्लास में भी आपको कहा है कि इंग्लिश जो होता है उसमें आपका राइटिंग काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि राइटिंग कितनी अच्छी है नहीं है ना, और आपके प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका है ना, किसी भी चीज़ को क्या सुसज्जित तरीके से आपने प्रेजेंट किया है या नहीं, या फिर आपने चीज़ों को इधर उधर जहाँ मन हो गया वहाँ आपने कटकुट करना शुरुआत कर दिया, है ना। कहीं पर अगर आपने कुछ लिखा वहाँ गलत हो गया तो ऐसे ऐसे कर दिया, है या फिर ऐसे ऐसे कर दिया, ये वाला इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अगर आपने
किसी प्रकार का अगर मान लो कि सेक्शन ए से कुछ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और वापस से कुछ लिख करके और कुछ छोड़ दिया, इसके बाद सेक्शन बी में आ गए, फिर याद आ गया कि सेक्शन ए का तो छूट गया, फिर यहाँ पर आपने सेक्शन ए फिर से लिख दिया और उसी को आपने क्या कर दिया, वहाँ पर फिर सेक्शन ए का लिखना चालू कर। ये नहीं करना, ये प्रेजेंटेशन आपका ख़राब करता है और इसमें आपका मार्क भी कट सकता है, नहीं भी मिल सकता है आपको। तो कृपया करके अपना हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन सही तरीके से लिखने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, क्लासेस में तो हमेशा मैं आपको बोलता रहता था कि अपना अलाइनमेंट सीधा करके रखे रहे, है ना। और जितने भी जहाँ प्रेजेंटेशन में आपके हाइलाइट्स भी आते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो ध्यान दें कि आपको जो भी आपका मेन आइडियाज़ आपके आंसर में है उसे अंडरलाइन करना ना भूलें। आप चाहे तो पेन पेंसिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पेन से ही करें तो बेहतर है, ठीक है, पेन से ही करें तो बेहतर है, मतलब अंडरलाइन जरूर कीजिएगा किसी भी मेन आइडियाज़ को। ये आपके राइटिंग और प्रेजेंटेशन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो हमें ध्यान देना है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको सब कुछ आता है ना, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया एग्जाम में तो व्हाट विल हैपन कि आपकी छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? क्वेश्चन। फिर आकर के बोलेगा अरे सब आता था लेकिन समय ही नहीं था करने को। तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको टाइम मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, किस प्रकार से राइटिंग हमें लिखना है, स्टार्ट अगर करना है टाइम मैनेज करने के लिए, तो सबसे पहले सेक्शन सी को करना शुरुआत कीजिए, दैट मीन्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तब जा करके टच करना है सेक्शन बी, इसके बाद तब टच करना सेक्शन ए। मतलब पूरा को पहले सेक्शन ए को फिनिश करना है, उसका आधा पार्ट सेक्शन बी के लिखने के बाद सेक्शन सी फिर वापस नहीं लिखना। सेक्शन सी ने टच किए हो, सेक्शन सी टच किया तो उसे कवर करना ही करना है, पूरा कवर कर लीजिए, तब सेक्शन सी में जाइएगा, ठीक है। और सेक्शन ए, तो सबसे लास्ट सेक्शन ए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ये जो रीडिंग पार्ट है, इसमें आपको रीडिंग एनालिसिस बार बार, इसमें आपका टाइम टेकिंग थोड़ा सा चला जाता है। तो इससे पहले कि हम टाइम इसमें वेस्ट करें, बेहतर है जो चीज़ें हमें पहले पता हो उस चीज़ को हम पहले क्या कर ले, कवर कर ले, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है राइटिंग, ये ध्यान बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। दूसरा है कि आपको आपका टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि कौन से सेक्शन में कितना हम समय लगाएंगे और कितना नहीं। अगर आपने इस तरीके से किया तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप किस प्रकार से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो सेक्शन ए है हमने यहाँ पे दिया होगा, होल्ड ऑन, जैसे कि सेक्शन ए है हम लोग का, सेक्शन ए में कम से कम आपको 35 मिनट देना है, 35 मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सेक्शन बी की बात करते हो तो सेक्शन बी में आपको 40 मिनट देने हैं, 40 मिनट खर्च करने तो करने हैं, ये अपने आप को समझा लीजिए, बता लीजिए। और सेक्शन सी की बात करते हैं, इसमें आपको 80 मिनट देने हैं, ठीक है, 80 मिनट। और लगभग देखिएगा तो फिर भी अगर जोड़िएगा तो फिर भी शायद मेरे ख्याल से 2 घंटा 30 मिनट के करीब आपका ये क्या होता है, आ सकता है। देखिए गणित उनित उतना आता नहीं है, हम जो है इंग्लिश का टीचर है, तो फिलहाल देख लीजिएगा, मतलब 2.5 घंटा तो लगभग आपका लिखने में हो जाता है। फिर भी आपको क्या करना, 15 से 20 मिनट ऐसे बचा के रखने होंगे। 15 से लेकर के 20 मिनट आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा रखे रहने हैं अपने हाथ में, ताकि जब मतलब आपका लिखना हो जाए तो उस दौरान आप वापस से अपने पेपर को क्या कर सको, रिवाइज कर सको, ठीक है। सेक्शन ए में 35 मिनट देने की कोशिश कीजिएगा और सेक्शन बी में 40 मिनट, और सबसे ज़्यादा सेक्शन मतलब सी में, दैट मीन्स आपको स्टार्ट इधर से करना, 80 मिनट इसमें लगाइए, 40 मिनट इससे, और उससे कम में आपको क्या करना है, 35 मिनट जो है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन में देना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता, मान लीजिए यहाँ आप सेक्शन सी में काफ़ी कम समय आपने लिया, 80 नहीं भी लिया, है ना, 80 मिनट नहीं लिया आपने, उससे कम में ही ले लिया, तो वो चीज़ को ऐड कर देना इसमें। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि 15 से 20 मिनट आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर अपने लिए क्या करना, रखे रहना है। तो इस तरीके से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हमें और ध्यान देनी है आपने इसमें, कि हम राइटिंग के दौरान, एग्जाम लिखने के दौरान हमें ऐसा क्या चीज़ है जो कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो जो चीज़ हमें अवॉइड करना है एग्ज़ाम के दौरान में, वो है 2 कलर पेन। हम कभी भी 2 पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश कीजिएगा जो पेन आपका कम उगता है ना, कम इंक ये करता है, ऐसा पेन का इस्तेमाल ना करें। जो थोड़ा-सा हल्का बोल्ड आता हो, उस प्रकार का पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ आप लिखो वो क्लियर और साफ रहे, ठीक है। तो उस प्रकार का पेन का इस्तेमाल करना है। और 2 पेन, ब्लू या ब्लैक, इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना। 2 पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। या तो आप ब्लैक इस्तेमाल कीजिए या तो आप ब्लू इस्तेमाल कीजिए, कोई भी इस्तेमाल कर सकते, कोई एक, है ना। बॉल पेन होना चाहिए, बाकायदा ये भी होना चाहिए कि उनकी जो लाइनिंग है मतलब वो थोड़ा-थोड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब दिखने में दिखाई कम दे रहा, मतलब हल्का, मतलब उभरा हुआ होना चाहिए आपका लिखावट जो है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 2 पेन का इस्तेमाल ना करें, कोई एक ही पेन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आपका राइटिंग एक्स्ट्रा आंसर। जितना आपको पूछा जाता है उतना ही जवाब लिखना। 2 मार्क का है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 10 से 15 लाइन हमने लिख दिया, ऐसा गलत है, ठीक है। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला नहीं है। अगर 2 मार्क के लिए पूछा जा रहा है तो कम से कम 3 से 4 लाइन लिखिए, है ना। अगर 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, तो कम से कम उसे 4 से 5 लाइन में लिखिए, है ना। 3 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, तो इसमें क्या करना है आपको, कम से कम 4 से 5 लाइन लिखिएगा, आपको 3 मार्क मिलने ही मिलना है, ठीक है। 2 मार्क है तो कम से कम आपके 2 से 3 लाइन लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद आता है आपका 5 नहीं तो 6, है ना। इसमें क्या करना होगा, थोड़ा-सा आपको क्या करना होगा, अपना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 10 से 15 लाइन के अंदर आपको क्या करने होंगे, लगभग 1 बित्ता देख लीजिएगा कि 1 बित्ता के करीब आपको क्या कर लेना, 5-6 वाला नंबर वाला क्वेश्चन में क्या करना, लिखना होगा। उससे एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। कोई मास्टर वो जो ये नहीं देखेगा 2 मार्क का है, ज़्यादा लिखा है तो इसी में मार्क दे देते हैं, आपको नहीं मिलने वाला है।
नेक्स्ट है लिविंग स्पेस फॉर राइटिंग लेटर। कभी भी जब आप कोई सेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए आपने लिखना शुरुआत कर दिया और 1 लिखा, 2 लिखा, 3 नहीं आ रहा, ये सब लिख दिया, 3 नहीं लिखा, है ना? तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं और जो है आप क्या करते हैं 4 नंबर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपके सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 3 नंबर वाला आपको नहीं आता है, तो करना क्या है कि जो भी आपको पहले आता है इसे लिखते जाइए और हल्का आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हल्का सा स्पेस उनके लिए छोड़ सकते हैं कि बाद में अगर लिखना होगा तो। लेकिन बीच में इस प्रकार से स्पेस नहीं छोड़ना, वो आपको बाद में बहुत परेशानी करता है। कई बार आपको याद नहीं रहता कि हाँ हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, मान लीजिए रीचेक के दौरान अगर ये सब मिल जाए तो इस चीज़ को करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ें जो भी आपका आंसर है हियर एंड देयर लिखने की कोशिश ना करके आधा वहाँ लिखे हैं आधा इस पार लिखे हैं, है ना? नीचे लिख दिए हैं PTO, अगला आंसर मतलब और आंसर अगले पेज में, इस प्रकार से कृपया ना करें और इसको जो है अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। तो ध्यान दें इन सारी चीज़ों को, है ना? अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाएगा। वेल, गुड इनफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से लिखिए और bring a good mark. Hope you all will bring a good mark. Okay, then bye bye and take care.